हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म दैट दिस चैनल इज स्पेशली पर्पज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई विल कवर द होल सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रीफली। इसका जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई हैव मेंशन माय टेलीग्राम लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज चेक इट आउट। सो चलिए शुरू करते हैं। So first we will read about the introduction. Operating system क्या होता है? Normally it is a very important software. ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। I have mentioned here the Windows operating systems developed by Microsoft. क्योंकि हम लोग विंडोज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। So just a minute. Okay. So and it is one of the most widely used operating system in the world. आप जो भी अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का, नॉर्मली ये आपका विंडोज का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप मैक का यूज करते हो तो डिफरेंट बात है, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं वहां पर हम लोग विंडोज का ही ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। सो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1985। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एंड हैज सीन्स अंडरगॉन न्यूमरस अपडेट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। आप लोग तो देखते ही होंगे, कुछ 15 दिन और महीने के बाद एक एक आपका अपडेट आ जाता है। तो ये अपडेटेड वर्जन आपका पहुंच गया है विंडोज 11 तक एंड उसके बाद बहुत सारे अपडेट्स भी आने वाला है। तो ये नॉर्मली क्या करता है, अपने सिस्टम को अपडेट एंड इम्प्रूवमेंट करने में लगा हुआ है, इसीलिए ये यूजर फ्रेंडली भी होता है। Normally, Windows provides a user-friendly interface and supports a wide range of applications, making it a popular choice for both personal and professional use. हम लोग पर्सनल यूज में भी अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और प्रोफेशनल यूज में भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं। क्यों क्यों ये GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल करता है, मतलब यूज करता है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। अगर हम लाइनक्स और यूनिक्स के बारे में बोले तो वहां पर आपको कोडिंग सीखना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके उस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बच्चे को भी आप दे दोगे तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल बहुत ही इजी से कर लेता है। सो देखिए, डेफिनेशन ऑफ ओएस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब बहुत सारे वेराइटीज ऑफ डेफिनेशन यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन क्या होता है? नॉर्मली हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं, क्योंकि ये सिस्टम को चलाने में मदद करता है। सो इसका नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये कैसे काम करता है? दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो ये कैसे काम करता है? आपका कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये एक इंटरफेस के जैसा काम करता है, मतलब इंटरलिंक करता है, एक इंटरलिंक प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द टॉप ऑफ अ बेयर हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि आपके बहुत सारे पार्ट्स, आपके सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स को मैनेज करता है। और ये देखो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, इट इट एक्ट्स ऑन इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कोई भी यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये इंटरमीडियरी के जैसे ये काम करता है। सो ये नॉर्मल एक लेयर के जैसे काम करता है, जैसे कि मैंने आगे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे टेक्निकल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन आपको क्या कहता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आप लोग एप्लीकेशन यूज करते हो ना, जैसे कि आपका जब अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये भी तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। तो वहां पर ये क्या करता है? हार्डवेयर मतलब ये मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को मैनेज करना भी इसका काम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना भी, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। So it handles tasks such as process management, memory management, file system management and device management। एक एक करके हम लोग ये सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल को कैसे मैनेज करता है और डिवाइस को भी कैसे मैनेज करता है, यहाँ पर मैं स्लाइड में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगी। सो द नेक्स्ट वन इज, ये आपका आ गया यूजर फ्रेंडली डेफिनेशन। यूजर फ्रेंडली डेफिनेशन आपको क्या कहता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट मेक्स योर कंप्यूटर वर्क। नॉर्मली मैंने एक क्वेश्चन भी लाई थी, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन लाई थी, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड नहीं होगा तो कोई भी आपका जो बूटिंग प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो ये आपके कंप्यूटर को वर्क करने में, कंप्यूटर को चलने में, चलने का मतलब होता है रन करना, तो वहां पर ये आपको मदद करता है। इट हेल्प्स द रन एप्लीकेशंस, मैनेज फाइल्स एंड कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने में भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही बहुत सारे ये मेजर रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पर मैक हो गया, लाइनस हो गया, विंडोज हो गया, लेकिन हम लोग डिस्कशन करेंगे विंडोज। ठीक है, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज फंक्शनल डेफिनेशन। ये कैसे फंक्शन करता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। तो ये कैसे, किसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, कंप्यूटर को मेमोरी को मैनेज करने के लिए, पावर को प्रोसेस करने के लिए और स्टोरेज को भी मैनेज करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। It ensures that different programs and the users running on the computer do not interface with each other and that all hardware and software resources are used efficiently. कोई भी अगर आप हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हो, कोई भी, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो भी ठीक से रन करे, कोई भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी ठीक से रन करे, इसमें कोई दिक्कत ना हो यूजर को, तो ये इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल डेफिनेशन। एजुकेशनल डेफिनेशन आपको क्या कहता है, an operating system is a software layer that sits between the hardware of a computer and the user applications। तो ये क्या करता है, वही डेफिनेशन बस घुमा फिरा के हम लोग को कोई भी क्वेश्चन में अगर आ जाएगा, एजुकेशन डेफिनेशन हो या फिर कोई भी डेफिनेशन हो आ जाएगा, तो हम लोग इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं क्वेश्चन। सो ये वही बोला है, हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच में ये कैसे काम करता है, इंटरफेस के जैसा काम करता है। नॉर्मली इट प्रोवाइड्स एसेंशियल फंक्शंस, ये बहुत सारे फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करना, बहुत सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को मैनेज करना, एंड पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर्स, इसके साथ कनेक्शन बनाए रखने में भी, मतलब इसको कंट्रोल करने में भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड डेफिनेशन। ये बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड है। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ मैनेजर ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का मैनेजर हम किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज करता है एंड कंट्रोल करता है एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑन द कंप्यूटर, मेकिंग श्योर ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर स्मूथली। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गए, वही डेफिनेशन है, बस ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपका हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, स्मूथली रन करने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। स्मूथली कौन रन करवाता है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज डेवलपर डेफिनेशन। अगर आप डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो an operating system is a platform that provides a set of APIs and system calls for application development। API के बारे में I have already discussed, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, API। सो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करने के लिए भी ये प्रोवाइड करता है बहुत सारे APIs। ओके, इट abstracts the hardware complexities and offer a stable environment for रनिंग द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को रन करने में ये प्रोवाइड करता है आपका एनवायरमेंट, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोग भी रन करते हो, आप लोग जैसे कि MS पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये बहुत सारे एप्लीकेशन आप यूज करते हो, तो वो स्मूथली कैसे रन करेगा, ये एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज हिस्टोरिकल डेफिनेशन। एंड हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इन्वॉल्व फ्रॉम द सिंपल बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स टू कॉम्प्लेक्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम्स, enabling more efficient and user friendly interactions with computers। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही होता है, और ये सिंपल बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है ये भी मैं डिस्कशन करूंगी। बैच के मतलब जो डाटा होता है ना,
ये कैसे बैच में प्रोसेस होता है, कैसे रन करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, इसके बारे में भी हम लोग आज ही डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारे मल्टी यूजर कैसे काम कर सकते हैं, मल्टीटास्क कैसे कर सकता है सिस्टम में, ये भी इसका ध्यान रखता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये यूजर फ्रेंडली ही इंटरेक्शन करता है कंप्यूटर को यूजर के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपेरेटिव डेफिनेशन। तो अगर हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर करें, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इट इज अ फंडामेंटल सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट्स एंड मैनेजेस ऑल अदर सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर, and it ensures that applications can run and perform their tasks by providing necessary system resources and services. ये इंश्योर करता है एप्लीकेशन स्मूथली रन करे और बहुत सा जो भी आप उसका जो रिसोर्सेस और सर्विसेज की जरूरत पड़े तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसके नेसेसिटी को फुलफिल कर सके। तो ये आ गया आपका कॉम्पेरेटिव डेफिनेशन। ओके, देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आ गया आपका यूजर एंड दिस इज योर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में कौन काम करता है, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने का काम किसका है, ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका, अगर हम बोलेंगे ये हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, जैसे कि आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोल सकते हैं हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि ये हार्डवेयर और यूजर के साथ इंटरैक्ट करता है थ्रू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना है काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखो यहाँ पर कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत सारे यहाँ पर कनेक्टेड है, ये बहुत सारे हार्डवेयर से, और मॉनिटर में हम जो जो रन करते हैं वहां पर सॉफ्टवेयर आ जाता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सारे के सारे यहाँ पर कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट कुछ की फीचर्स भी हम लोग को याद रखना है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये अपने आप में ही भी एक बहुत ही बड़ा भास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आपके कोर्स में इतना ज्यादा नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पहले याद रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा की फीचर्स को याद रखेंगे, और उसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो Windows is known for its intuitive and visually appealing GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नॉर्मली ये यूजर को कंप्यूटर के साथ ग्राफिक्स लाइक आइकॉन्स हो गया, आपका मेन्यूज हो गया, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके वजह से हम लोगों को इजी हो जाता है, ये एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कमांड्स याद रखना ही नहीं पड़ता है, आप लोग बस आइकॉन को दबाओ और आपका काम हो जाता है। तो इसीलिए यह आपका एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और कैसे करता है, बाय यूजिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट कैसे काम करता है, देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, ये है आपका यूजर एंड लास्ट में आपका हार्डवेयर, इसके बीच में कौन कौन काम करता है, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल इंटरफेस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले सर्वर, जहां पर आपका डिस्प्ले होता है, बहुत सारे बटन्स आइकॉन्स डिस्प्ले होते हैं, और उसको रन करने के लिए अंदर आपका काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल। कर्नेल क्या होता है वो भी मैं एक क्लास लूंगी, क्योंकि कर्नेल जो कर्नेल कैसे काम करता है, यूजर मॉडल में कैसे काम करता है, वो भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो वो भी आई विल डिस्कस। सो अगर हम देखें हार्डवेयर एंड डिस्प्ले जो सर्वर है वो इसके बीच ही काम करता है आपका कर्नेल। और कर्नेल क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये नॉर्मली इंटरैक्ट करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और उसके बाद कोई भी फंक्शन आप उसको दे दो, ये धीरे धीरे करके आपको उसका आउटपुट प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, यू कैन चेक इट। सो नेक्स्ट ये देखो जीयूआई कैसे होता है, देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम दिया हुआ है स्टार्ट मेनू, ये आप लोग देखे होंगे। स्टार्ट मेनू नॉर्मली आपका एक सेंट्रल हब होता है एक्सेसिंग एप्लीकेशन सेटिंग्स एंड फाइल्स। कोई भी एप्लीकेशन सेटिंग और फाइल को के मतलब जाने के लिए आपको स्टार्ट मेनू को ही इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब क्लिक करना पड़ता है। इट इंक्लूड्स ए सर्च बार फॉर क्विकली फाइंडिंग प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स, and it can be customized with pinned apps and shortcut for easy access। easy access के लिए हम लोग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, शॉर्टकट में भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्टैट में। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज फाइल एक्सप्लोरर। नॉर्मली ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये आपको ये बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है।
जैसे कि जीयूआई हो गया, स्टार्ट मेनू। जीयूआई के अंदर ही ये सारे के सारे होते हैं। आपका स्टार्ट मेनू हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर कैसे काम करता है? इट इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल, okay, so that allows the users to organize, search and manage their files and folders। फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फाइल को सर्च इजीली फाइंड करने के लिए और डाटा को फाइल में इजीली स्टोर करने का, फोल्डर फोल्डर बना के उसको स्टोर करने में फाइल एक्सप्लोरर भी काम करता है। सो नॉर्मली हम लोग कैसे काम करते हैं? वी ऑल्सो व्यू फाइल प्रॉपर्टीज एंड एक्सेस नेटवर्क लोकेशंस थ्रू द फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर द्वारा ही हम लोग बहुत सारे फाइल के प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। आप लोग कभी ट्राई करे होंगे, अगर आप राइट क्लिक करके कोई फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज को भी सर्च कर सकते हो। ओके, सो बहुत सारे फाइल्स को हम लोग कॉपी, मूव, रीनेम, डिलीट ये भी कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। नेक्स्ट, ये भी आपका एक आइकन ही है, टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर का काम क्या होता है? ये नॉर्मली प्रोवाइड द डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम परफॉर्मेंस, रनिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइड, जैसे कि आपके कितने मेमोरी बचा हुआ है, कितने मेमोरी यूज हो गया है। मॉनिटर आपका जो सीपीयू का जो मॉनिटर को अलाउ करता है काम करने के लिए, मेमोरी डिस्क को काम करने के लिए टास्क मैनेजर ही मतलब इसको इंफॉर्मेशन, उसको परफॉर्मेंस को मेजर करता है, डिटेल इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। So this tool is essential for troubleshooting and optimizing the system performance। तो ट्रबल शूट करने के लिए, ट्रबल शूट के लिए ये आपका टास्क मैनेजर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रबल शूट का मतलब होता है कोई भी अगर कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ट्रबल शूट के द्वारा हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑप्टिमाइज भी करता है आपका सिस्टम को, परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज करता है, मतलब एनहांस करता है परफॉर्मेंस को। कैसे करता है? टास्क मैनेजर की मदद से। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर कॉन्फ़िगरिंग द सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये नॉर्मली एक टूल का कलेक्शन होता है। ये कैसे काम करता है? यूजर्स कैन मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस, इंस्टॉल एंड अन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, एडजस्ट सिस्टम सिक्योरिटी सेटिंग एंड कस्टमाइज द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे कस्टमाइजेशन के लिए हम लोग कंट्रोल पैनल का ही यूज करते हैं। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को परमानेंटली अनइंस्टॉल या फिर इंस्टॉल करना चाहते, मतलब परमानेंटली अनइंस्टॉल करना चाहते हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर के वहां पर भी चेक कर सकते हो आपके इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो अगर आप उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो कंट्रोल पैनल पे जाकर भी उसको आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और ये सिक्योरिटी सिस्टम को भी, सिक्योरिटी सेटिंग को भी ये एडजस्ट करने में आपको मदद मदद करता है। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कोटाना। कोटाना किसे काम करता है? कोटाना नॉर्मली एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है इंटीग्रेटेड इनटू विंडोज। वर्चुअल असिस्टेंट क्या मतलब क्या होता है? आप लोग बोल के इसको कमांड दे सकते हो। ओके, आपके वॉइस को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। देखो यहाँ पर एक बटन जैसा होता है, इसको आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करे मतलब स्टार्ट कर देगा। It can perform various tasks such as setting reminders, searching the web, sending emails and providing weather updates। मतलब ये आपके वॉइस में, वॉइस के द्वारा ही इतने सारे ये आपके काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी रिमाइंडर आपको सेट करने हो, कोई भी वेब में सर्च करना हो तो आप बोल के उसमें सर्च कर सकते हो, कोई भी ईमेल को सेंड करना हो और वेदर अपडेट आपको अगर जानना हो तो भी आप लोग कोटाना की मदद से जान सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या होता है? ये नॉर्मली विंडोज का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ही है। जैसे कि आप बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर्स को इस्तेमाल करते हो ना, तो ये आपका विंडोज का बाय डिफॉल्ट, ये जैसे कि याहू हो गया, गूगल हो गया, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन द विंडोज। ये कैसे काम करता है? इट ऑफर्स अ फास्ट एंड सिक्योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस विद फीचर्स लाइक रीडिंग मोड, वेब नोट्स, इंटरेक्शन विद कोटाना। ये आपको बस याद रखना है कैसे कैसे फीचर ये प्रोवाइड करता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। आजकल तो एआई के मदद से भी हम लोग मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई के मदद से हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन इजीली पा सकते हैं। बहुत सारे ये डिजाइन बना सकता है, बहुत सारे ये आपके जैसे कि कॉलेज का नोट्स हो गया, कोई भी अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हो तो ये भी ये बना सकता है बहुत ही इजीली। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर हो गया है एंड ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये रिप्लेस वर्जन है।
ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल डेस्कटॉप्स एंड टास्क व्यू। कैसे ये मल्टीपल डेस्कटॉप को ये कैसे शो कर सकता है? द विंडो सपोर्ट्स मल्टीपल डेस्कटॉप्स अलाउइंग यूजर टू क्रिएट सेपरेट वर्कस्पेस फॉर डिफरेंट टास्क। बहुत सारे मतलब कोई भी एक ही टाइम में हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, आप अगर कोई भी मतलब पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, अगर आपको कुछ गाना सुनना है तो वो भी आप लोग ऑन कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट में मतलब जो पावर पॉइंट में कुछ बनाने के लिए अगर आप कुछ डाटा की जरूरत हो, तो आप लोग गूगल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, वहां पर भी जाकर के आप लोग डाटा को सर्च कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, ऐसे देखो जैसे कि बहुत सारे पेजेस यहाँ पर मैंने डायग्राम में दिया हुआ है, बहुत सारे पेजेस यहाँ पर ऑन ऑन होके मतलब ऐसे ही आप लोग काम कर सकते हो। बहुत सारे पेजेस यहाँ पर ऑन है। आप भी ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल जॉब मल्टीपल टास्क एट ए टाइम कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी आपका एक फीचर प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, आपके एक एक्शन सेंटर भी यहाँ पर मौजूद होता है, जैसे कि नोटिफिकेशन सेंटर हम लोग उसको बोलते हैं। और ये बहुत सारे अलर्ट और सिस्टम मैसेज को प्रोवाइड करता है। अगर आप कनेक्ट करते हो मतलब आपके कंप्यूटर में, अगर आप व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आपका टेलीग्राम चैनल हो गया, उसको आप इंस्टॉल करते हो, तो ये भी आपके यहीं पे ये मैसेज को शो कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या-क्या देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, टैबलेट मोड हो गया आपका, ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है कि नहीं, नाइट लाइट को ऑन करना है, एयरप्लेन मोड को ऑन करना है, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है आपके एक्शन सेंटर में। सो द नेक्स्ट वन इज टैबलेट मोड। ये आप लोग जरूर से या मतलब यूज कर रहे होंगे। नॉर्मली विंडोज क्या करता है, इट इंक्लूड्स ए टैबलेट मोड दैट ऑप्टिमाइजेस द इंटरफेस फॉर टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के लिए ये बेस्ट होता है। टच स्क्रीन का जो फीचर्स होता है ये टैबलेट मोड में आपको मिल जाएगा। यूजर्स कैन स्विच बिटवीन द टैबलेट मोड एंड द डेस्कटॉप मोड बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस। आपका कोई भी मतलब अगर टच स्क्रीन जैसा यूज करना हो आपके डिस्प्ले को, तो आप लोग टैबलेट मोड भी यूज कर सकते हो, और डेस्कटॉप मोड में यूज करना हो तो डेस्कटॉप मोड में भी यूज कर सकते हो। और नॉर्मली ये बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े आइकन को प्रोवाइड करता है ना, तो ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो जाता है। एक क्लिक करने से आप बहुत सारे डाटा मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन। ये क्या काम करता है, हम लोग इसको ये क्यों इतना प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, विंडोज मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, ensures that each application gets the necessary CPU time and resources। CPU के अंदर जो आपके प्रोसेसर लगे होते हैं, वहां पर आपका कोई भी एप्लीकेशन मतलब प्रॉपर टाइम में काम उसका हो सके, तो ये इंश्योर करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नॉर्मली प्रोसेस को हम लोग जॉब भी बोलते हैं, एग्जीक्यूशन जब ये करता है प्रोसेस, तो उसको हम लोग जॉब भी बोलते हैं। एंड प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन एम होता है, ये कैसे काम करता है, इट सॉरी इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है ना, तो ये नॉर्मली आपके टाइम जो आइडियल टाइम सीपीयू का जो आइडियल टाइम होता है, इसको ये मिनिमाइज कर सकता है। आइडियल टाइम क्या होता है, नॉर्मली आप लोग अगर देखें तो जब देखो यहाँ पर, हाँ, प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे करता है, ये बहुत सारे प्रोग्राम को आइदर यूनि प्रोग्रामिंग में करेगा और मल्टी प्रोग्रामिंग में करेगा। तो नॉर्मली आजकल अगर हम देखें, ये मल्टी प्रोग्रामिंग का ही इस्तेमाल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे इस्तेमाल करता है, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी मल्टी प्रोग्रामिंग एंड यूनि प्रोग्रामिंग के बारे में। तो देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग नॉर्मली क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम को अगर हम जो जब करते हैं ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यूनी प्रोग्रामिंग अगर हम देखें, यस डायग्राम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, यूनी प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है उसके बाद में बताऊंगी मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है। देखो, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज है। ठीक है। और ये यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ जो आपका जो यूनिक प्रोग्रामिंग है ना, यूनिक प्रोग्रामिंग है, एक ही जॉब एट ए टाइम सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन के मतलब प्रोसेस करने में जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूजर प्रोग्राम एरिया बोलते हैं। और ये क्या करता है,
आउटपुट डाटा को राइट करने के लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज का ही इस्तेमाल करते हैं। तो पहले क्या काम होगा? नॉर्मली अगर हम बोले जॉब जो होते हैं ना, जो प्रोसेस होते हैं हम लोग उसको जॉब बोलते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? सीपीयू बाउंड जॉब्स होते हैं और नेक्स्ट वन इज आईओ। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट बाउंड। तो अगर हम सीपीयू बाउंड के बारे में बात करें नॉर्मली, ये आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में यूज होता है आपका सीपीयू बाउंड जॉब्स। एंड ये बहुत लिटिल आईओ ऑपरेशन करते हैं और बहुत सारे सीपीयू को यूटिलाइज करते हैं, हेवीली यूज करते हैं सीपीयू को प्रोसेसिंग के टाइम। ये हेवीली सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। कौन करते हैं? सीपीयू बाउंड जॉब्स। अगर हम आईओ बाउंड जॉब्स के बारे में बात करें तो ये नॉर्मली लिटिल कंप्यूटेशन एंड ये बहुत सारे टाइम आईओ एप्लीकेशन आईओ ऑपरेशन में लगा देते हैं और इसमें आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ही लो होता है। नॉर्मली अगर हम सीपीयू बाउंड जॉब्स के बारे में बोले तो ये साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन में नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। और ये जो आपका इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स हो गया, ये छोटा मोटा डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए, कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे काम करता है देखो। यूनिप्रोग्रामिंग सिस्टम में आपका सीपीयू आइडियल होना मतलब बहुत ही ज्यादा आइडियल होने का चांसेस होता है। ये जो सीपीयू होता है यहाँ पर, सीपीयू आइडियल का मतलब होता है सीपीयू को कुछ काम ना मिलना, ये पूरा का पूरा खाली रहना। तो अगर एक ही टाइम पर एक ही जॉब, यहाँ पर यूजर जॉब में अगर एक ही टाइम पे एक ही जॉब, वन जॉब अगर एंट्री करेगा तो इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूं, बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर वेट कर रहे होंगे। जॉब 2, जॉब 3, ओके। तो ऐसे बहुत सारे जॉब वेट कर रहे होंगे, लेकिन मतलब ये सीपीयू के अंदर ही होंगे। तो यस, तो एक के बाद एक, सॉरी सीपीयू के बाहर ही होंगे, तो एक के बाद एक सीपीयू इसको एक्सेप्ट करेगा और ये भेज देगा आपके यूजर जॉब को फंक्शन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से। नॉर्मली कैसे काम करता है ये सीपीयू का जो सॉरी जो आपका आईओ ऑपरेशन होता है ना, ये ज्यादा सीपीयू का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये नॉर्मली 80 to 90% ऑफ द टाइम सीपीयू आइडियल ही रहता है। कौन सी फंक्शन करता है? जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में, इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में यहाँ पर ही लिख देती हूँ। इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन द सीपीयू may be idle 80 to 90% ऑफ द टाइम। क्योंकि जितना ज्यादा आप सीपीयू का इस्तेमाल नहीं करता है तो आपका सीपीयू बहुत सारे टाइम आइडियल ही रहते हैं। तो आइडियल होने का ये भी एक नेगेटिव मतलब नेगेटिव पॉइंट ही होता है ना। सो ये क्या करता है, सीपीयू के जो परफॉर्मेंस है इसको भी मिनिमाइज, मतलब हाँ परफॉर्मेंस को भी ये एनहांस नहीं कर पाता है। तो ये आपका हो गया यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम का डिसएडवांटेजेस। ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? ये अलाउ कर देता है आपके मल्टीपल प्रोग्राम को कंकरेंटली, एक के बाद एक सिंगल प्रोसेसर के द्वारा सीपीयू टाइम को मैनेज करके ये आपके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ है, देखो सीपीयू के अंदर बहुत सारे यहाँ पर जॉब्स है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जैसे कि आई हैव मेंशन हियर। तो जॉब 1 जैसे जाएगा ना, जैसे जॉब 1 का फंक्शन शुरू हो जाएगा तो जॉब 2 एंड जॉब 3 वहां पर वेट करेंगे कि कैसे सीपीयू आपका खाली होगा, तो वहां पर जॉब 2 चला जाएगा काम करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर है आपका बहुत सारे जॉब्स। देखो यहाँ पर जो स्टोर होता है ना, देखो ये आपके यूजर जॉब, मतलब यहाँ पर स्टोर होते हैं। जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना जॉब 2 जॉब 3, ये तो एंट्री भी नहीं कर सकते, एक के बाद एक ही इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यूजर जॉब के अंदर ही बहुत सारे जॉब्स वेट कर सकते हैं एंड एक के बाद एक सीपीयू में जाकर के ये आपका अपना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो सीपीयू का इसमें क्या हो जाता है, सीपीयू यूटिलाइज भी बहुत सारे का टाइम हो सकता है।
एग्जीक्यूट अगर ए का मतलब 1 का एग्जीक्यूट हो गया तो ऑटोमेटिकली 2 का जॉब 2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जॉब 2 खत्म हो गया तो उसके बाद जॉब 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या बेनिफिट होता होता है कि सीपीयू आइडल नहीं होता है, सीपीयू का फंक्शन बढ़ जाता है और सीपीयू का जो प्रोसेसिंग होता है ना ये भी फास्टर होता है और ये इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में इसको स्टोर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम एक डायग्राम मैंने और भी डायग्राम मतलब यहाँ पर ऐड किया हुआ है। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग में हम लोग थ्री स्टेट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एक रेडी, एक रनिंग और एक ब्लॉक स्टेट। ये तीनों स्टेट क्या होते हैं? रनिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सीपीयू जब यूज होता है, सीपीयू यूज करने का टाइम को हम लोग बोलते हैं रनिंग टाइम। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इट इज यूजिंग सीपीयू। ओके, सीपीयू को जो जब उसका इस्तेमाल होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग रनिंग। एंड रॉन मतलब रेडी क्या होता है? इट इज वेटिंग फॉर द सीपीयू। इसका मतलब होता है इट इज वेटिंग फॉर सीपीयू। देखो जैसे कि यहाँ पर जैसे देखो जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 अगर ये चला गया सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर चला गया तो ये रनिंग स्टेट में चला जाएगा। तो रेडी रेडी क्यू में कौन कौन रहेंगे? जॉब 2, उसके बाद जॉब 3। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में अभी रनिंग प्रोसेस में है। अगर आपका मैं लिखूं यहाँ पर जॉब 1, ठीक है, जॉब 1 चला गया तो यहाँ पर कौन वेट कर रहा होगा? जॉब 2। उसके बाद उसके बाद जो जॉब एरिया है, न्यू जॉब एरिया है, वहां पर आपका जॉब 3 जॉब 4 ऐसे के बहुत सारे जॉब्स वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ब्लॉक स्टेट क्या होता है? ब्लॉक स्टेट नॉर्मली क्या होता है? इट इज परफॉर्मिंग द आईओ ऑपरेशन। जब आईओ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इट इज परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशन। जब आईओ ऑपरेशन होता है तो वो ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। रनिंग स्टेट में कब होता है? जब ये सीपीयू का यूटिलाइजेशन करता है। और रेडी क्यू कब होता है? जब ये सीपीयू का वेट करता है। अगर एक बार रेडी क्यू से रनिंग क्यू तक चला गया तो उसका मतलब क्या होता है? जॉब इज एलोकेटेड द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू का एलोकेशन हो गया, रनिंग स्टेट में चला गया तो उसका मतलब यही होता है। अगर एक ही बात में ये रन हो गया तो उसका प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और ये सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। अगर ये यहाँ पर रनिंग स्टेट में ही ब्लॉक स्टेट में आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? जॉब मस्ट वेट फॉर द आईओ कंप्लीशन। मतलब कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है तो इसलिए ये ब्लॉक स्टेट में है। जब उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा, ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिर से रेडी स्टेट में जाएगा। मतलब ब्लॉक स्टेट में कभी रनिंग स्टेट में नहीं जा सकता, ये ब्लॉक स्टेट में फिर से रेडी स्टेट में चला जाएगा। क्योंकि रनिंग स्टेट से जब जब अगर ये ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा ना तो यहाँ पर भी तो जॉब 2 काम में लग गया होगा ना। तो जॉब 2 रेडी में से जाकर के रनिंग स्टेट में काम होता होगा। तो जॉब 1 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद ये फिर से रेडी स्टेट में आ जाएगा, जॉब 1 यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद फिर से ये यहाँ से रनिंग स्टेट में चला जाएगा। अगर वहां पर भी फिर से कुछ काम होता है, उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है तो फिर से ये ब्लॉक स्टेट में चला आएगा। तो वहां पर अगर हम देखें, अगर जॉब 2 का काम खत्म होगा तो ये प्रोसेसिंग कंप्लीट करके यहाँ पर जॉब 3 का एंट्री हो जाएगा। तो ऐसे ही कंप्लीटली इसका मल्टी प्रोग्रामिंग चालू रहता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? जो भी आपका जो रेडी एंड ब्लॉक स्टेट में होता है, ओनली वन जॉब भी आपका रनिंग स्टेट में आ सकता है। ब्लॉक स्टेट में हो या फिर रेडी स्टेट में हो, यहाँ पर जितने भी आपके जॉब्स हो लेकिन रनिंग स्टेट में एट ए टाइम एक ही जॉब को रन कर सकते हो। ये आपका मेन पॉइंट होता है। यहाँ पर जो तीनों स्टेट है इसका ये स्पेशलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी कुछ की कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको याद रखना है मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में। फर्स्ट वन इज कंकरेंट एग्जीक्यूशन। कंकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली। बहुत सारे जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखे जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जैसे कि बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर मतलब रेडी स्टेट से पहले यहाँ पर रेडी होके रहते हैं, एक के बाद एक ये रेडी स्टेट में आते हैं और ये एक के बाद एक
कंकरेंटली मतलब एक ही बात एक ही उसको बोलते हैं रनिंग स्टेट में आकर के उसका फंक्शन को ये कंप्लीट करते हैं मतलब ये प्रोसेस होके स्टोर हो जाते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग द स्टेट ऑफ ए करेंटली रनिंग प्रोग्राम एंड लोडिंग द स्टेट ऑफ अनदर प्रोग्राम। जैसे कि हमने यहाँ पर देखे अगर जब वन का कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रह गया होगा तो वो कहाँ पर चलाएगा? ब्लॉक ब्लॉक स्टेट में आ गया। तो ब्लॉक स्टेट में जब ये आ गया तो जॉब टू का जो रेडी स्टेट में वेट कर रहा था जॉब टू ये चला जाएगा आपका रनिंग स्टेट में। तो इसको ही तो हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का और भी बहुत सारे पॉइंट्स है लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है दिस अलाउज द सीपीयू टू स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स गिविंग द इल्यूजन ऑफ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। आपको बस यही याद रखना है कि कंप्यूटर आपका जो सीपीयू होता है ना ये एक टाइम में एक ही काम को करता है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारा फंक्शन एट ए टाइम कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। मतलब सारे के सारे जो आप ऑन करते हो कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो जैसे कि आप गाना सुन रहे हो उसी टाइम पे आप लोग कुछ पीपीटी में काम कर रहे हो या फिर कुछ पढ़ाई कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो वहां पर ये कैसे काम करता है एक के बाद एक कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। तो एक लेकिन ये इतना फास्ट करता है ना तो आपको पता भी नहीं चलता ये कैसे काम करता है। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ये प्रिएम्प्टिव वर्जन होता है। प्रिएम्प्टिव क्या होता है ये भी मैं आगे बढ़ाऊंगी। और नेक्स्ट वन इज सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? सीपीयू शेड्यूलिंग इज द मेथड बाय व्हिच द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स व्हिच प्रोग्राम शुड रन एट एनी गिवन टाइम। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब ही यही होता है कौन से टाइम में कौन सा फंक्शन कौन सा प्रोग्राम रन होगा। तो इसका एक टाइमिंग टाइमिंग मतलब फिक्स होता है इसी टाइम पे ये काम करेगा उसके बाद ये काम करेगा। तो ये जो टाइम का जो डिवीजन होता है ना इसको ही हम लोग बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। यहाँ पर बहुत सारे एल्गोरिदम हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। जैसे कि आपका आ गया राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या काम होता है एक टाइम को फिक्स किया जाता है और प्रायोरिटी बेसिस में इसको यहाँ पर हम लोग एल्गोरिदम को यूज करते हैं। ये भी आपका आ गया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट को जिसका टाइम बहुत ज्यादा कम होगा वो पहले रन करेगा उसके बाद थोड़ा सा उसके ज्यादा मतलब जो टाइम लेता है वो रन करेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है ना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जो लॉन्ग टाइम लेने का जो लॉन्ग टाइम वाला जो जॉब होता है ना वो मतलब स्टारवेशन को फेस करता है। स्टारवेशन का मतलब उसको आपका सीपीयू कभी मिलता ही नहीं है बहुत मतलब इसके पहले अगर कोई छोटा वाला प्रोसेस आ जाएगा तो वो रन होता जाएगा ना। तो लॉन्ग टाइमिंग वाला जो आपका जो प्रोसेस होगा जॉब होगा वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा तो उसका ये डिसएडवांटेजेस है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है इस पॉइंट में सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। नेक्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को भी ये मैनेज करता है। एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट इज क्रूशियल इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका मेमोरी मैनेजमेंट ही सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है सबसे क्रूशियल काम होता है। तो उसके लिए ये कौन सी टेक्निक का यूज करता है? पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। पेजिंग का मतलब कि क्या होता है? पेजिंग का मतलब होता है एक एक पेज एक के बाद एक पेज में ये रन करता है प्रोग्राम को। और सेगमेंटेशन का मतलब होता है प्रोसेस को एक ही जॉब को ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेता है और उसके बाद उसको ये रन करता है। ठीक है। तो इसके हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट allocate मेमोरी टू मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड इंश्योर दैट दे डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर। ये क्या करता है बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स को डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी को ही ये एलोकेट करता है जैसे कि ये आपस में कोई भी इंटरफेरेंस ना कर सके। ओके। सो उसके बाद आ गया आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। ये डिस्कशन किए हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? विंडोज यूजेस ए सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम टू हैंडल मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग को हैंडल करने के लिए ये प्रोसेस मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो जो आपके जो रनिंग प्रोग्राम होते हैं ना ये आपके जो प्रोसेस में देखो यहाँ पर जो डायग्राम भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया रेडी स्टेट से एक जॉब आ गया रनिंग में उसके बाद अगर ये प्रोसेस हो गया तो उसका जॉब कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये नहीं हो पाएगा तो ये ब्लॉक स्टेट में आएगा। तो ये जो देखो हाँ ये जो जॉब्स को ही हम लोग प्रोसेस बोलते हैं ना
तो प्रोसेस कैसे मैनेज होता है? तो अगर रनिंग स्टेट में से ये एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। अगर ये नहीं होता है, तो ये आकर के ब्लॉक स्टेट में वेट करता रहता है, कब उसको रेडी स्टेट मिलेगा और कब वो आपके रेडी स्टेट्स में फिर से रनिंग स्टेट में जाएगा। तो वही तो होता है ना प्रोसेस मैनेजमेंट। उसको हम लोग हाँ, जैसे यहाँ पर जब मैंने लिखा हुआ है प्रोसेस टेबल मेंटेन करके, जहाँ पर प्रोसेस टेबल में आपका सारे के सारे इंफॉर्मेशन होता है, कौन से प्रोसेस कब होगा, जैसे कि आपका स्टेट, उसके प्रायोरिटी, मेमोरी एलोकेशन, उसके बेसिस पर हम लोग स्टोर करते हैं, मतलब एक बनाते हैं, मतलब कंप्यूटर का अंदर ही एक बनता है प्रोसेस टेबल, और वहां से ये आपके प्रोसेस को रन करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट वन इज थ्रेड मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इन दिस एडिशन टू प्रोसेस विंडोज सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एक सिंगल प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन को करने का कैपेबिलिटी रहता है। सो थ्रेड्स नॉर्मली क्या होते हैं? एक ही मेमोरी को जब शेयर करते हैं बहुत सारे प्रोसेस, एक के बाद एक प्रोसेस, एक ही मतलब मेमोरी स्पेस बहुत सारे आपके जॉब्स इस्तेमाल करते हैं, शेयर करके इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड्स। सो सीपीयू का जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए आपके मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस का यूज करता है आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? विंडोज यूजेस वर्चुअल मेमोरी टू एक्सटेंड अवेलेबल फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी का जो इस्तेमाल जब हम करते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी नॉर्मली आपको क्या करता है? इट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज दिस स्पेस एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम। बहुत सारे डिस्क हम लोग जैसे कि हार्ड डिस्क यूज करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क यूज करते हैं ना, तो ये है आपका एक्सटेंशन ऑफ रैम का एक्सटेंशन के मतलब जैसे ही हम लोग इसको यूज करते हैं। सो वर्चुअल मेमोरी हम लोग कैसे मतलब पता करें कि ये वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करता है? ये एक ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज जैसे काम करता है। ये स्वैपिंग करने में, डाटा को स्वैपिंग मतलब प्रोसेस को स्वैपिंग करने में ये मदद करता है आपका वर्चुअल मेमोरी। एंड ये मतलब ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज के जैसा ही ये काम करता है टू मेन मेमोरी एंड फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज। ऐसे ये काम करता है, मतलब स्वैपिंग करता है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए ब्लॉक ऑफ डाटा, एक ब्लॉक ऑफ डाटा को फ्रॉम वन the online secondary storage to the main memory and from the main memory to the online secondary memory। उसको ही हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग करना मतलब एक्सचेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको ही तो बोले अगर, और दूसरी जगह में जो वो जो डाटा है वो पहली जगह में आ जाना, उसको ही तो हम लोग बोलते हैं ना स्वैपिंग। सो ये वर्चुअल मेमोरी आपका प्रोवाइड करता है वो सारे के सारे एक्सटेंशन को। नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है आपके मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में। विंडोज नॉर्मली क्या करता है? स्केड्यूल बनाता है एक मल्टीपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। कौन सा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मतलब आगे होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इसको ही हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। एंड दिस इंश्योर्स दैट input-output operations are performed efficiently and that programs do not have to wait excessively for IO resources। इनपुट-आउटपुट रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा टाइम उसको वेट ना करना पड़े, ये इंश्योर करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे एल्गोरिदम हम लोग यूज करते हैं इनपुट आउटपुट को मैनेज करने के लिए। एंड ये आपके जो स्टारवेशंस होता है, डेडलॉक्स होते हैं, इसको ना होने मतलब ये ना हो, ये इंश्योर करने के लिए ही बहुत सारे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिदम्स का। नेक्स्ट हम लोग मल्टीपल प्रोग्रामिंग को क्यों यूज करते हैं? विंडोज में मल्टी प्रोग्रामिंग को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, द इट इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन को ये बढ़ाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग आपका इंश्योर करता है कि सीपीयू ऑलवेज बिजी हो, क्योंकि वहां पर नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, एक के बाद एक प्रोग्राम का रन मतलब एक के बाद प्रोसेस का रन होता है। तो ये नॉर्मली सीपीयू बिजी रहता है आपके जो प्रोग्राम को मतलब प्रोग्राम हो या फिर जॉब हो या फिर प्रोसेस हो वो रनिंग में। तो आपको जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता है, उसको ही तो हम लोग बोलते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। जितना आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगा उतना आपका परफॉर्मेंस सिस्टम का बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको कुछ गेम खेलते हो, गेम के अंदर आपको कुछ मेल आ गया, तो आप लोग चेक करने के लिए मेल बॉक्स में जाओगे।
अगर आप मेल बॉक्स में जाओगे और वहां पर वेट कर रहे होंगे, वो मेल आपका ओपन ही नहीं होगा, तो इसका मतलब है आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है ये बहुत ही ज्यादा घटिया है, खराब है। तो इसको हम लोग डेवलप करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन को रन कर सकता है एट ए टाइम, सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव द सिस्टम थ्रूपुट। थ्रूपुट को मतलब थ्रूपुट क्या होता है? नॉर्मली इट बाय अलाउइंग द मल्टीपल हाँ, allowing the multiple programs to run concurrently, multi-programming increases the number of tasks completes in a given period. Normally ये कैसे काम करता है? एक ही टाइम पे नॉर्मल बहुत सारे टास्क को ये मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करता है काम करने के लिए। थ्रूपुट जैसे कि आपका द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम। एक ही यूनिट टाइम में आपका कोई भी आपका जो सिस्टम है कोई भी काम कितना काम कर सकता है उसको ही हम लोग बोलते हैं थ्रूपुट। एक ही यूनिट टाइम पर कितना काम कर सकता है आपका सीपीयू, इसको ही हम लोग बोलते हैं थ्रूपुट। जितना आपका थ्रूपुट बेहतर होगा, आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी बेहतर होगा, आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी बेहतर ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हम लोग डिस्कशन किए, सीपीयू का यूटिलाइजेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है, तो इसके लिए हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला थ्रूपुट को भी इंक्रीज करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका थ्रूपुट स्लो मतलब कम हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर भी स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो थ्रूपुट भी आपका इम्प्रूव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वन इज एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। यूजर का एक्सपीरियंस को बढ़ाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग enables the users to run multiple applications simultaneously, such as a web browser, web processor and media player। कोई भी अगर आप यूज करते हो ना, कोई भी एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन को यूज करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, आप कोई भी मतलब प्रॉब्लम फेस ना करो यूज करने में, उसको ही हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर एक्सपीरियंस को भी एनहांस करना मल्टी प्रोग्रामिंग का ही काम होता है। नेक्स्ट, रिसोर्स को मैनेज करना एफिशिएंटली, उसी ये भी काम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग को, जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसको प्रॉपरली फंक्शन करना, प्रॉपरली रिसोर्स प्रोवाइड करना, ये सब भी काम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। डाटा जो फाइल होता है, फाइल में अगर हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में कैसे फाइल को मैनेज करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये भी आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ही करता है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग ये सारे के सारे आपके फीचर्स को प्रोवाइड करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस को भी ये मैनेज करता है, जैसे कि आपका कोई भी ड्राइवर्स एंड यूटिलिटीज फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। कोई भी डिवाइसेस को मैनेज करना, अगर आप मैं एक एग्जांपल दूं, आप प्रिंटर में कुछ प्रिंट करना चाहते हो और आपका प्रिंटर ही कनेक्ट नहीं होगा कंप्यूटर से, तो आप काम कैसे करोगे? तो वो उसको भी तो मैनेज करना पड़ता है ना, तो वो भी मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत सारे टूल का इस्तेमाल करता है और आपके सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के साथ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में मदद करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब ये जो मैं पॉइंट अभी डिस्कशन कर रही हूँ ना, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। यहाँ से आ गया, हाँ, यहाँ से मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज मतलब हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है आपको मल्टी प्रोग्रामिंग को फंक्शन को करने में। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आपके जो भी आप डाटा रखते हो, आपके कोई भी मालवेयर अटैक ना हो, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आपके कंप्यूटर में ना हो, तो वो भी ध्यान रखता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपके जो भी डाटा वहां पर है वो सुरक्षित होते हैं, आपका डाटा हैक हो नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ना, फायरवॉल का यूज करते हैं। फायरवॉल का एक सेटिंग होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो ये आपको डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये भी काम होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट वन इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब होता है इंटरनेट के साथ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है आप। अगर आपके घर में कोई वाईफाई कनेक्शन हो, कोई भी आपके मतलब कनेक्शन के द्वारा कोई भी फाइल को ट्रांसफर करना हो, कोई भी डाटा को ट्रांसफर करना हो, लेकिन आपका कंप्यूटर ही
नहीं एक्सेस कर पाएगा अगर इंटरनेट को, तो आपके डाटा कैसे ट्रांसफर होंगे? तो वो भी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, तो वो भी नेटवर्किंग को भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही हेल्प करता है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट। यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट कैसे काम करता है? विंडोज प्रोवाइड्स ए कंसिस्टेंट एंड कस्टमाइजेबल यूजर इंटरफेस दैट इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक टास्क बार, स्टार्ट मेनू एंड डेस्कटॉप। ये मैंने डिस्कशन कर लिया है कैसे टास्क बार काम करता है, कैसे स्टार्ट मेनू काम करता है और डेस्कटॉप के साथ ये कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करता है। ये सारे के सारे फंक्शन है आपके यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट। नॉर्मली यूजर्स कैन पर्सनलाइज the appearance of the interface with themes, wallpapers and color schemes। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स भी वहां पर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने मेंशन किया है कंट्रोल पैनल हो गया, टास्क बार हो गया, आपका कोटाना हो गया, बहुत सारे थीम्स वॉलपेपर और जो टैबलेट व्यू हो गया, ये बहुत सारे थीम्स वॉलपेपर के द्वारा ही आपके जो यूजर इंटरफेस को ये बढ़ाता है, क्योंकि हाँ इसीलिए तो ये एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली हो जाता है ना, आपके जीयूआई का इस्तेमाल ये करता है। नेक्स्ट वन इज मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग तो हम लोगों ने डिस्कशन किया, और हम लोग डिस्कशन करेंगे मल्टीटास्किंग। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में इतना कुछ मतलब फर्क तो नहीं होता है। सो नॉर्मली मल्टीटास्किंग होता है आपका सिस्टम का कैपेबिलिटी, कितना काम ये कर सकता है, मोर देन वन टास्क ये कंकरेंटली कर सकता है कि नहीं, इसको ही हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। एंड ये मल्टीटास्किंग सेम एज मल्टी प्रोग्रामिंग ही होता है, मल्टीपल टास्क एट ए टाइम साइमल्टेनियसली कर सकता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अगर आपको क्वेश्चन में आए मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इसका मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में इसका मतलब सेम ही होता है। नेक्स्ट, अगर हम मल्टीटास्किंग के बारे में देखें, ये टू टाइप्स ऑफ आता है। फर्स्ट वन इज प्रीएम्प्टिव एंड द सेकंड वन इज कोऑपरेटिव। प्रीएम्प्टिव कैसे काम करता है? द विंडोज यूजर्स प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम allocates a fixed time slice to each task। सपोज मैं एक एग्जांपल दो, जब वन को टाइम मिला है, जब वन को 10 सेकेंड का टाइम मिला है एक फंक्शन को मतलब रेडी से रन के थ्रू जाने के लिए एक 10 सेकेंड का टाइम मिला है, ठीक है? तो ये 10 सेकेंड जब टाइम मिलता है ना, उसके बाद जॉब टू भी वेट करता होगा, जॉब टू को भी कुछ टाइम मिला होगा। अगर ये टाइम को फिनिश होने में सपोज मैं एग्जांपल दूं 30 सेकेंड लगेगा, लेकिन उसको टाइम मिला है कितना, 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड काम करने के बाद ऑटोमेटिकली जॉब टू का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, एक के बाद एक के बाद एक। ये थोड़ा सा रेस्ट में रहेगा, उस समय पर जॉब टू काम करेगा। जब टू का जो अगर हम लोग बोले तो सपोज ये भी 10 सेकेंड का ही इसका टाइम मतलब टाइम स्लॉट, इसको भी हम लोग 10 सेकेंड देंगे, तो ये 10 सेकेंड चलने के बाद फिर से ये प्रीएम्प्ट हो जाएगा जॉब वन के। तो जॉब वन और जॉब टू ऐसे ही साइमल्टेनियसली कुछ टाइम को मेंटेन करके ये मल्टीटास्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन ही बेहतर होता है। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। इन कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग टास्क voluntarily yield the control of the CPU to allow the other tasks to run। इसमें क्या होता है नॉर्मली प्रीएम्प्टिव में तो जॉब वन जॉब टू जॉब थ्री ऐसे अपने आपस में एक के बाद एक टाइम स्लॉट के अनुसार ही ये काम करता है, लेकिन कोऑपरेटिव में क्या होता है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। कोऑपरेटिव को हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, जैसे कि अगर मैं काम को स्टार्ट करूंगी तो उसको फिनिश करूंगी, उसके बाद जो कोई भी प्रोसेस वेट कर रहे होंगे उसको मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है? ये जॉब वन है और ये जॉब टू है। अगर ये भी छोटा हो जॉब टू और ये बड़ा टाइम लेगा, ये छोटा टाइम लेगा, तो भी जॉब टू को वेट करना पड़ेगा, पहले ही जॉब वन खत्म होगा उसके बाद जॉब टू रन करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस मेथड इज लेस कॉमन इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर्मली इसको हम लोग आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आजकल के तो मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग का जमाना है, तो इतना स्लो हो जाएगा, तो ये यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, ठीक है? मल्टीटास्किंग का भी कुछ बेनिफिट्स होता है। नॉर्मल द फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस को ये कैसे इम्प्रूव करता है, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन अगर साइमल्टेनियसली थोड़े थोड़े डिले में भी हो जाएंगे ना, तो भी इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मतलब यूजर का जो एक्सपीरियंस होता है यूजर इंटरफेस में, ये इतना
मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द सीपीयू इज केप्ट बिजी बाय स्विचिंग बिटवीन द टास्क, रिड्यूसिंग आइडल टाइम। आइडल टाइम को, सीपीयू आइडल टाइम को रिड्यूस करना है तो एक ही मतलब होता है ना आपका, जो मल्टीटास्किंग हो गया और फिर मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, तो वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट वन इज एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। यूजर तो मेन होता है ना आपके, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर बना लिए हो और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन ठीक से नहीं करेगा, तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ज्यादा एनहांस नहीं हो पाएगा। तो उसको ठीक से रन करना, उसको एग्जीक्यूट करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, कोई भी अगर आप ब्राउजिंग कर रहे होंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट को एडिटिंग कर रहे होंगे, कोई भी म्यूजिक सुन रहे होंगे एट सेम टाइम, अगर ये आपकी यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा नहीं हो देगा, मैं अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर रही हूँ और उसी वक्त मैं म्यूजिक चलाना चाहती हूँ, अगर ये म्यूजिक को रन करने में मतलब इनकैपेबल होगा, तो ये आपके यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग मल्टीटास्किंग का इस्तेमाल करते हैं, आपके यूजर के जो एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करने के लिए। ओके, इतना तक था आपका मल्टीटास्किंग। एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोसेसिंग। ये भी बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? नॉर्मली इट रेफर्स टू द यूज ऑफ टू और मोर सीपीयूज। एक टाइम में एक कंप्यूटर सिस्टम में दो से ज्यादा अगर सीपीयू को हम लोग इस्तेमाल कर लिए, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? एक सीपीयू मल्टीपल मल्टीपल टास्क, मल्टीपल जॉब्स काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या काम करते हैं? एक सिंगल कंप्यूटर और वहां पर मल्टीपल सीपीयू का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको बोलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। तो नॉर्मली विंडोज सपोर्ट्स बोथ सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ये सिमेट्रिक को भी मतलब सपोर्ट करता है और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग को भी ये सपोर्ट करता है। कैसे करता है देखो, कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम लाया है। तो ये मेन मेमोरी आपका हो गया कंप्यूटर का, ये मेन मेमोरी, और यहाँ पे दो सीपीयू लगे हुए हैं। सो सीपीयू 1 और सीपीयू 2, सीपीयू 1 में जो भी फंक्शन करना होगा तो ये भी मेन मेमोरी का एक्सेस कर सकता है। सीपीयू 2 भी जो भी आपका फंक्शन करना चाहता है, तो वहां पर भी वो एट ए टाइम मेन मेमोरी का इस्तेमाल कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू साइमल्टेनियसली डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को सेम प्रोग्राम में आपको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब जो बेसिक्स होता है ना मल्टी प्रोसेसिंग का, यही होता है। द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए टिपिकल, जो यहाँ पर जो फिगर मैंने दिया हुआ है, ये है आपका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए टिपिकल मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका टाइटली कपल्ड सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज लूजली कपल्ड सिस्टम। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इट इज ऑफ टू टाइप्स। मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फिर से मैं, और इसका भी और सारे मैंने मतलब नेम है। तो फर्स्ट वन इज टाइटली कपल्ड systems and number two is loosely coupled system। सो टाइटली कपल्ड सिस्टम में नॉर्मली क्या होता है? एक सिंगल सिस्टम वाइड मतलब प्राइमरी मेमोरी होता है, जहां पर बहुत सारे प्रोसेसर को, जहां पर ये देखो यहाँ पर जो फिगर मैंने दिया हुआ है, एक आपका प्राइमरी मेन मेमोरी हो गया, और ये बहुत सारे प्रोसेसर, देखो यहाँ पर डायग्राम में भी मैंने दिया हुआ है, ये एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, ये एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है। तो ये क्या करता है? एक ही प्राइमरी मेमोरी को, सिंगल मेमोरी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाय द वेरियस और बाय द वेरियस टाइप्स, मतलब वेरियस नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। इसको ही हम लोग बोलते हैं टाइटली कपल्ड प्रोसेसर्स। अगर हम लूजली कपल्ड प्रोसेसर मतलब सिस्टम को बात मतलब डिस्कशन करें, द प्रोसेसर डू नॉट शेयर मेमोरी। इसके मतलब अगर हम बोले, ये मेमोरी को शेयर नहीं करता है। एंड ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी। एवरी प्रोसेसर का लोकल मेमोरी होता है, और ये एक प्रोसेसर को इस्तेमाल नहीं करता है एट ए टाइम। उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लूजली
कपल्ड सिस्टम। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम दिया हुआ है ये आपका आ गया टाइटली कपल्ड सिस्टम। एक ही मेमोरी को दोनों प्रोसेसर एट ए टाइम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम। लूजली कपल्ड सिस्टम की बात अगर हम बोले, ये सारे के सारे जो प्रोसेसर यहाँ पर लगे हुए हैं या इसका लोकल मेमोरी ऑलरेडी होगा, ये एक ही मेमोरी को एट ए टाइम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज जो मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट दिया हुआ है, ये सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक यहाँ पर मैंने डिस्कशन कर लिया है। सिमेट्रिक का मतलब ही होता है सीपीयू शेयर द सेम मेमोरी, इसको ही हम लोग बोलते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम। इस यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, इसको ही हम लोग बोलते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम और इसको हम लोग बोलते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम। ओके, मल्टी प्रोसेसिंग का भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, ये भी आपके परफॉर्मेंस को ही इंक्रीज करता है। मल्टीपल सीपीयू अगर हैंडल कर सकते हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, तो ये भी तो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है ये इसको डेवलप कर सकता है ना। नेक्स्ट स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिस्टम्स कैन बी स्केल्ड अप बाय एडिंग मोर सीपीयू टू हैंडल इंक्रीज्ड वर्कलोड्स। कोई भी अगर वर्कलोड बढ़ जाएगा तो बहुत सारे सीपीयू के इस्तेमाल करके हम लोग वो वर्कलोड को कम कर सकते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, अगर एक सीपीयू फेल हो जाता है तो बाकी के जो सीपीयू होते हैं ना वो आपके अपने काम को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, आपका जो सिस्टम का जो रिलायबिलिटी है वो एनहांस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग मतलब क्या होता है, ये भी एक मैकेनिज्म होता है, साइमल्टेनियस इंटरैक्टिव यूज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बाय मेनी यूजर्स in such a way that each user is given the impression that he or she has its own computer। टाइम शेयरिंग का मतलब ही यही होता है कि ये अलाउ करता है आपके मल्टीपल यूजर्स को, देखो मल्टीपल यूजर्स को ये शेयर करने के लिए आपका जो सिस्टम के जो रिसोर्स है इसको शेयर करने का ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है। एंड ये किसका काम होता है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है। देखो पहले अगर एक जॉब आ गया आपका रेडी स्टेट में, ठीक है, रेडी स्टेट में ये मतलब जब ये रेडी स्टेट से रॉनी स्टेट में जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जॉब इज एलोकेटेड द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। जब वन यहाँ पर आ गया, ठीक है, अगर ये मतलब प्रोसेस हो गया तो इसका तो प्रोसेसिंग कंप्लीट होकर के सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अगर ये क्या करेगा, फंक्शन करते वक्त अलॉटेड टाइम स्लाइस मतलब इसको जॉब वन को अगर मिला होगा 10 सेकेंड सब, और यहाँ पर वेट कर रहा है आपका जॉब 2, तो जॉब वन क्या करेगा 10 सेकेंड के बाद ये क्या करेगा, इसका टाइम ओवर हो जाएगा। ओवर होने के बाद इसमें ये क्या करेगा, ये फिर से रेडी स्टेट में आ जाएगा और रेडी स्टेट में जो वेट कर रहा होगा आपका जॉब 2 ये चला जाएगा आपके रनिंग स्टेट में। ऐसे ही आपका काम करता है टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें टाइम शेयरिंग क्यों हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, विंडोज इम्प्लीमेंट्स टाइम शेयरिंग थ्रू इट्स शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। बहुत सारे एल्गोरिदम है, जैसे कि मैंने पहले पिछले जो पॉइंट में जैसे कि बताया, राउंड रॉबिन हो गया, आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया, ये सारे के सारे एल्गोरिदम के द्वारा ही हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने विंडोज में। तो इसका काम क्या होता है, ये आपके हाई प्रायोरिटी टास्क को इंश्योर करता है बहुत ही ज्यादा जल्दी करने के लिए ये, एंड लो प्रायोरिटी टास्क को भी ये एग्जीक्यूट करने के भी इंश्योर करता है कि लो प्रायोरिटी वाला काम भी हो जाए और हाई प्रायोरिटी काम भी हो जाए। तो इसके लिए ये क्या करता है, टाइम क्वांटम का यूज करता है। टाइम क्वांटम मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, जॉब वन जॉब टू को एक टाइम स्लॉट मतलब एक टाइम का जो स्लॉट मिल जाएगा, उसी स्लॉट में जितने काम किए होंगे उसके बाद जॉब 2 का टाइम हो जाएगा, उसके बाद जॉब 3 का टाइम हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सारे के सारे लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी को एट ए टाइम धीरे धीरे करके ये काम को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो टाइम शेयरिंग का भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नॉर्मली इसका बेनिफिट क्या है, इट इज एफिशिएंट मतलब फर्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए
हम लोग टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। टाइम शेयरिंग इंश्योर्स दैट सिस्टम रिसोर्सेस आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड फेयरली अमंग ऑल द यूजर्स एंड टास्क। जैसे कि मैंने बताया, प्रायोरिटी एक सेट करते हैं, उसके बाद उन लोगों को टाइम स्लॉट दिया जाता है, टाइम क्वांटम हम लोग इसको बोलते हैं। अगर हम टाइम क्वांटम में उसको डिवाइड कर देंगे तो सिस्टम के जो रिसोर्सेस है वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे, और आपके जो जॉब है वो भी एट द टाइम एक के बाद एक के बाद एक ये रन होते जाएंगे। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड आइडल टाइम। ये तो सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं ये तो आप इसका मेन एम ही होता है टाइम। सीपीयू आइडल टाइम को, सीपीयू को खाली नहीं रखना है। सीपीयू का आप जितना बिजी रखोगे आपका परफॉर्मेंस भी उतना ज्यादा ओवरऑल इंप्रूविंग ही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज यूजर इंटरेक्शन। वही बात है, यूजर इंटरेक्शन को भी बढ़ाना होता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन आपके टाइम शेयरिंग में भी आता है। नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर ऐड किया हुआ है मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग में। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या काम करता है? इट एग्जीक्यूट्स मल्टीपल, एग्जीक्यूशन के बारे में अगर हम बात बोले, एग्जीक्यूट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स बाय स्विचिंग बिटवीन देम, गिविंग द इल्यूजन ऑफ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। हम लोग को पता नहीं चलता है कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन उसके अंदर सीपीयू के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट स्विच को यूज करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच को हम लोग बोलते हैं, स्विचिंग को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो ये सारे के सारे जो टाइमिंग के अंदर ही ये कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और फंक्शन को इजीली करता है। तो ये आपका आ गया मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोसेसिंग के काम करता है, इट एग्जीक्यूट्स मल्टीपल प्रोसेसर साइमल्टेनियसली। देखो, यहाँ पर मल्टीपल जो प्रोग्राम्स को ये एग्जीक्यूट करता है, और ये मल्टीपल प्रोसेस को साइमल्टेनियसली यूजिंग मल्टीपल सीपीयूज। यहाँ पर एक ही सीपीयू में बहुत सारे प्रोग्राम्स और हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर्स को ये रन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल सीपीयू लगा होता है मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट वन इज, अगर हम बोले सीपीयू यूटिलाइजेशन के बारे में, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है? इट मैक्सिमाइजेस द सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय मैनेजिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी एंड स्विचिंग बिटवीन देम। एक के बाद एक मेमोरी में ये क्या करेगा? प्रोग्राम्स को सेट कर लेगा, मैनेज कर लेगा, उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा ये आपके मल्टी प्रोग्रामिंग काम करता है। लेकिन हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल सीपीयू से पैरेलली एग्जीक्यूशन करने के लिए लगे होते हैं, तो एक के बाद एक सीपीयू के अंदर आपके जो मेमोरी के द्वारा मेमोरी में ये कनेक्टेड होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं आपके अपने टास्क को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सीपीयू के मतलब बहुत सारे जो सीपीयू लगे होते हैं ना, सीपीयू के बिटवीन द मतलब एमंग द सीपीयू के टाइम और आपका जो जॉब्स है उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है? कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए इट रिक्वायर्स एफिशिएंट शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट टू हैंडल मल्टीपल प्रोग्राम। मेमोरी को ये मैनेज करता है, ये टाइम क्वांटम को यूज करता है, शेड्यूलिंग करता है, तो इसके काम ऐसे ही हो जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग पे अगर हम बात करें, ये नॉर्मली मल्टीपल सीपीयू का ही इस्तेमाल करते हैं, तो मल्टीपल सीपीयू का टास्क ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये क्या करता है, बस अपने सीपीयू के मतलब बहुत सारे जो सीपीयू लगे होते हैं एमंग द सीपीयूज, ये कोऑर्डिनेशन को बनाता है, तो एक के बाद एक सीपीयू आपका प्रोसेसिंग करके डाटा को भेज। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस में अगर हम बात करें, मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है? दिस इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द सीपीयू आइडल टाइम। ये तो मेन होता है आपका, सीपीयू का आइडल टाइम को रिड्यूस करना होता है, लेकिन बट डजंट अचीव ट्रू पैरेललिज्म। मतलब एक के बाद अगर एक ही प्रोसेस, एक ही सीपीयू आपका हो गया, कैसे एक ही सीपीयू होगा तो एक के बाद एक जाएगा काम करने के लिए। अगर इसका काम खत्म होगा तो, अगर उसका खत्म नहीं हुआ तो ये ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा, ब्लॉक स्टेट में आकर ये वेट करेगा, ये काम होता जाएगा, और ये निकलेगा तो ये फिर से यहाँ पर रेडी स्टेट में जाकर के ये फिर से यहाँ पर आ सकता है। तो इसका मतलब होता है ये पैरेललिज्म को इस्तेमाल मतलब अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही सीपीयू है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीपीयू ऐसे लगे होते हैं ना, ऐसे सीपीयू अगर लगे होते हैं ना, एक ही आपका मेमोरी होता है, तो मेमोरी के साथ ये सारे के सारे, अगर ये सारे के सारे भी कनेक्ट हो सकते हैं और ये लूजली भी कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब इसका भी लोकल मेमोरी भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है? साइमल्टेनियसली ही काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसके पास बहुत सारे सीपीयूज लगे होते हैं। एंड नेक्स्ट
यहाँ पर कुछ हम लोग याद रखना है थ्रूपुट क्या होता है, नेक्स्ट आपका गया सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है, ये मैंने मतलब आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो ये पीडीएफ अगर जब ये मिल जाएगा आप लोग याद कर सकते हो, ये आपके थोड़ा-सा की पॉइंट्स होता है। देखो मेमोरी यूजेस के बारे में बता दिया, डिस्क इनपुट आउटपुट क्या होता है, नेटवर्क का थ्रूपुट एंड लैटेंसी। लैटेंसी के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। लैटेंसी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सिंगल टास्क और ऑपरेशन। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो कंप्लीटली खत्म करने के लिए कितना टोटल टाइम जो बोलता है होता है ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं लैटेंसी। टोटल जो फंक्शन एक ही ऑपरेशन को टोटल टाइम कितना लगा काम करने में। अगर हम लोग राउंड रॉबिन का जो एल्गोरिदम इस्तेमाल किए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रायोरिटी शेड्यूल हो जाता है। ये इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये पहले काम करेगा, उसके बाद ये काम करेगा। तो ऐसे टाइम क्वांटम के साथ मदद से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो वेट किया, उसके बाद काम किया, फिर से थोड़ा-सा वेट किया, तो उसमें टाइम कितना लगा? टोटल टाइम को कैलकुलेट जब हम लोग करते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं लैटेंसी। ओके, सो इट इंक्लूड्स द टाइम स्पेंट वेटिंग। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, टाइम स्पेंड वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज, प्रोसेसिंग टाइम एंड एनी डिलेस कॉज्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा कुछ डिले हो गया आपका, अगर नेटवर्क चला गया या फिर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया, तो वहां पर भी आपको प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। तो कितना वेट किया, कितना आपका प्रोसेसिंग टाइम हो गया, डिले कितना हो गया, उसको सारे के सारे डाटा को अगर हम ऐड करेंगे तो जितना टाइम हो जाता है ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं लैटेंसी। आपका जितना लोअर लैटेंसी मतलब हो जाएगा, तो इसका मतलब है आपका परफॉर्मेंस बेटर। जितना टाइम कम ये सीपीयू के अंदर रहेगा, तो आपका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा है हो जाएगा। ओके, सो ये जो हम लोग आज डिस्कशन किए, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम लोग बहुत सारे फंक्शन के जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये बहुत सारे जो प्रोसेसिंग हम लोग किए हैं, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो उसको मेजरमेंट भी किया जाता है, मतलब कैसे ये कितना फंक्शन करता है, कितना फास्ट होता है, कितना इसका परफॉर्मेंस में एडवांसमेंट है। तो इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं कैसे, फर्स्ट वन इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है? It involves the running of a set of standardized tests to evaluate system performance. कुछ standardized टेस्ट के मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक बेंचमार्क मतलब एक बेंचमार्क को एस्टेब्लिश करते हैं। ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस बेंचमार्क को क्रॉस करता है कि नहीं, हम लोग देखते हैं। अगर ये कर लेता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेसिंग है बहुत ही ज्यादा बेहतर ही हम लोग इसको मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग के मदद से भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑप्टिमाइजेशन है क्या है, उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब कितना ऑप्टिमाइज ये है, कितना परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, इसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर हम एक बार इसको बेंचमार्क सेट कर लिए, उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे, प्रोफाइल करेंगे। मतलब आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे परफॉर्मेंस को एनहांस कर पाता है कि नहीं, यहाँ पर हम लोग एनालाइज करते हैं और उसको बोलते हैं प्रोफाइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज लोड टेस्टिंग। एनालाइज हो गया, उसके बाद कैसे काम करता है, इट सिमुलेट्स ए हाई लोड ऑन द सिस्टम। मतलब रफ एंड टफ काम को ये परफॉर्म कर सकता है कि नहीं, इसको वहां पर हम लोग सिस्टम में कुछ हाई लोड देते हैं और चेक करते हैं ये परफॉर्मेंस कैसे स्ट्रेस के अंदर, मतलब हाई लोड और रफ रफ एंड टफ काम को ये कैसे काम को हैंडल कर सकता है कि नहीं। मैक्सिमम कैपेसिटी इसका कितना है, कितना तक ये काम कर सकता है, उसके बाद ये काम नहीं कर सकता है, उसको हम लोग जो चेक करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोड टेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, ये ट्रैकिंग सिस्टम परफॉर्म मतलब होता है ये रियल टाइम में कितना काम कर सकता है। रियल टाइम के मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर हम एक कार के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाए, तो वो कार को मार्केट में छोड़ने से पहले ये चेक करता है, ये एक्सीडेंट अगर इसका होगा तो कितना इंजरी होगा, क्या होगा, तो इसको ये क्या क्या करते हैं, एक नेचुरल मतलब रियल टाइम एक टेस्ट करते हैं वो लोग। अ, आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे, तो वो नेचुरली वो टेस्ट करते हैं कि कितना इसमें लोड ये ले सकता है, ये कितना डैमेज हो सकता है, ये कितना इंजरी पहुंचा सकता है। सारे के सारे जो हम लोग एनालाइज करते हैं ना, ट्रैकिंग करते हैं, उसको ही यहाँ पर वो तो हार्डवेयर होगा और यह हो गया आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के मतलब क्या होता है,
अगर हम रफ एंड टफ काम देते हैं तो ये प्रॉम्प्टली कर पाता है कि नहीं। अगर कुछ मतलब मोर देन वन प्रोसेस आ गए तो ये ठीक से फंक्शन कर पाता है कि नहीं, तो उसको हम लोग ट्रैक करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटरिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आज बहुत सारे पॉइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा-सा और डिस्कशन करना चाहती हूँ वर्चुअल मेमोरी एंड नेक्स्ट बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।